Welcome to the quick revision video of chapter 4 of your syllabus, that is shares and mutual funds. To start with, let me give you a background. Whenever a person earns some money, that is basically deployed in two parts. One is for his needs, that is called as the spendings, and whatever is the balance left, that is invested somewhere or the other. When you look at the investment option into companies, there are three instruments where you can invest. You can either invest in equity shares, can invest in preference shares, can invest in debentures. To understand equity shares, it is like buying the ownership of the company. So whatever business the company is into and it generates profit or loss becomes your profit or your loss. So like you are the owner of the company, so you have the right to claim the profits, but there is a risk. In case of loss, you might have to pay to the company as well through the reduction in the value of your equity share. When we talk about preference share, this is also like buying the ownership of the company. However, as compared to equity shareholders, you will be given preference, meaning before the company pays dividends to the equity shareholders, they will have to pay to the preference shareholders. Before they are repaying the capital to the equity shareholders, they will have to repay the capital to the preference shareholders. मीनिंग अगर कंपनी कल को बैंकरप्ट हो जाती है तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे. नाउ देयर इज अ थर्ड इंस्ट्रूमेंट विच इज डिबेंचर्स. तो दिस इज लाइक अ लोन विच इज गिवन टू द कंपनी. जैसे लोन के केस में होता है, आप कुछ पैसे बैंक से लेते हो, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द लोन आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, और एट द एंड ऑफ द पीरियड आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करते हो. वैसे ही डिबेंचर्स के केस में होता है, आप कंपनी को कुछ पैसे देते हो, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द डिबेंचर कंपनी आपको पार्ट्स में इंटरेस्ट पे करती है एट अ फिक्स्ड परसेंटेज, एंड देन एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है. नाउ इन रियल लाइफ डिबेंचर्स माइट हैव प्रिंसिपल बीइंग पेड रेगुलर इंटरवल्स एज वेल. से फॉर एग्जांपल मंथली प्रिंसिपल पेमेंट, मतलब आपका पूरा प्रिंसिपल मंथ ऑन मंथ में डिवाइड हो जाएगा, क्वार्टरली प्रिंसिपल पेमेंट और हाफ ईयरली प्रिंसिपल पेमेंट और ईयरली प्रिंसिपल पेमेंट, और इट कुड बी वन शॉट प्रिंसिपल पेमेंट एट द एंड ऑफ द टेन्योर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें दो टाइप होता है. एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव एज द नेम सजेस्ट, किसी साल में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो उसका डिविडेंड उसको अगले साल में देना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल 2023 में आपको कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, बट यू हैव प्रेफरेंस शेयर विच आर क्यूमुलेटिव इन नेचर, तो फिर वो डिविडेंड अगले साल के डिविडेंड में क्यूमुलेट हो जाएगा. तो 2024 में कंपनी को 2023 का और 24 का दोनों का डिविडेंड देना पड़ेगा. अगर उस साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी को नेक्स्ट ईयर दैट इज 2025 में 2023 का, 24 का और 25 का 3 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा. तो जिस जिस साल में कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है या नहीं डिक्लेयर कर रही है, उस साल का डिविडेंड क्यूमुलेट होगा. विजा विज अगर हम नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देखें, तो इसमें डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता है. मतलब जिस साल कंपनी ने डिसाइड किया कि इस साल हम डिविडेंड नहीं देंगे, उस साल का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा. से फॉर एग्जांपल 2023 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो 2024 में आपको सिर्फ एक साल का मिलेगा, 2023 का नहीं मिलेगा, सिर्फ 2024 का मिलेगा. अगर 2023 और 24 में नहीं दिया और 2025 में प्रॉफिट हुआ, तो 2025 में मिलेगा, पीछे के साल यानी कि 2023-24 का नहीं मिलेगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ टू टॉक अबाउट डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है, उस प्रॉफिट को उनको अपने शेयर होल्डर्स या मालिक लोगों को देना पड़ता है. तो वॉट एवर द कंपनी पेज टू इट्स शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड एज द डिविडेंड. अभी कंपनी पे कहाँ से करेगी? ऑब्वियसली कंपनी बिजनेस में है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो उनको पे करेगी. अच्छा, पेमेंट का सीक्वेंस कैसे रहेगा?
सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। अच्छा, पढ़ाते वक्त मैंने एक चीज और बताई थी कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। और अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में डिविडेंड का परसेंटेज दिया है लेकिन फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि फेस वैल्यू या तो 10 रुपीज है या तो 100 रुपीज है। अगर क्वेश्चन दे रहा है ऑलरेडी तो यूज वॉट एवर इट इज गिविंग। नाउ, कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है अपने शेयर होल्डर्स को पे करने का, दैट इज वाया इशूइंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर क्या होता है? इट इज लाइक विदाउट द इन्वेस्टर पुटिंग इन मोर मनी, दे गेट द शेयर्स। तो टेक्निकली ये वो शेयर्स हैं जो तुमको बस फ्री में मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो से सपोज मिस्टर ए है, उसके पास 100 शेयर है 10 रुपए के। तो उसने 10 रुपए इंटू 10, दैट इज 1000 रुपीज उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अभी कंपनी ने 2:1 का बोनस अनाउंस किया, मतलब एक शेयर अगर तुम्हारे पास है तो तुमको 2 शेयर और फ्री में मिलेंगे। तो मतलब अगर मेरे पास एक शेयर है तो मेरे को दो और फ्री में मिलेंगे, तो मेरा टोटल शेयर होल्डिंग 3 शेयर्स का हो जाएगा। उस 3 शेयर्स के लिए मैंने कंपनी को कितना दिया है? मैंने तो इनिशियली सिर्फ 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था। तो क्या मैं बोलूं कि मेरे 1000 डिवाइड बाय 300 विल गिव मी माई प्राइस पर शेयर, विच विल कम टू 3.33। अगर तुम लोग नीचे कैलकुलेशन देखो तो मैंने इन्वेस्ट किया है 100 इंटू 10, दैट इज 1000 रुपीज। मेरी वैल्यू तो इतनी ही रहने वाली है, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स सेकंड सिनेरियो में 300 हो गए, लेकिन मेरा प्राइस भी कम हो गया क्योंकि 300 शेयर्स अब मेरे पास है वैल्यूइंग 1000 रुपीज। तो मेरा पर शेयर वैल्यू 10 रुपए से घट के 3.33 हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द बोनस शेयर्स। अभी बोनस शेयर्स मिलते किसको है? बोनस शेयर्स इज ऑलवेज ऑलवेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी ने बोनस शेयर अगर अनाउंस किया तो वो सिर्फ आप पहले से शेयर होल्डर हो तो ही आपको मिलेगा। और बोनस शेयर हमेशा एक रेशो में इशू होते हैं, जैसा कि हमने इधर देखा। आपको 2 शेयर मिलेंगे अगर आपके पास एक शेयर है। सो ऑलवेज द नंबर ऑफ शेयर्स इज इन रेशो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is stock exchanges. So, just like we have a place uh, where people come to buy and sell their goods, same case is there with the stock market as well, जहाँ पे लोग आके अपने शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। तो इट इज लाइक अ मार्केट प्लेस फॉर शेयर्स, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। पहले के जमाने में ये फिजिकल होता था, नाउ इट इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक। सो वी कैन से दैट a stock exchange is a marketplace where buyers and sellers come to trade their securities. It can be stocks, it can be bonds, it can be any other financial instrument for that matter. Currently in India, we have two major stock exchanges. One is BSC, that is Bombay Stock Exchange, and one is NSE, that is National Stock Exchange. Both are in Mumbai. Don't get confused. People feel like NSE is in Delhi. Now, to talk about BSC, it was established in 1875 in Mumbai at Dalal Street. The building in which it is called the Gigi Boy Towers. Uh, as per your textbook, it has more than 5,300 companies listed, but I feel it's more than 6,000 now. Now, each of these stock exchanges have their own index to measure the performance. BSC's index is Sensex, which has top 30 companies included in it. Similarly, for NSE, we have Nifty 50, which has top 50 companies included in it. Now, to talk about prices, there are three types of prices. एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू और एक होता है पार वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो तुम्हारे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो प्राइस है फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है? जो प्राइस पे तुम उसको मार्केट में बाय या सेल कर सकते हो, दैट इज मार्केट वैल्यू। और पार वैल्यू क्या होता है?
जब तुम्हारा मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है तब होता है पार वैल्यू। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, से सपोज आपने नाइकी के जॉर्डन्स परचेज किए विच हैज ₹10,000 एज एमआरपी प्रिंटेड ऑन इट। तो उसका फेस वैल्यू के कितना हुआ, जो भी उस बॉक्स पे प्रिंटेड है, विच इज ₹10,000। लेकिन आप जब उसको घर पे लेके आ रहे थे तो आपको पता चला कि वो लिमिटेड एडिशन है। अभी किसी ने डिमांड करी कि वो लिमिटेड एडिशन शूज मुझे चाहिए। नाउ दैट यू नो दैट इट्स अ लिमिटेड एडिशन, यू कैन चार्ज अ प्रीमियम, क्योंकि वो शूज और कहीं नहीं मिलने वाला। तो वो शूज आप भले ही उसके बॉक्स पे 10,000 लिखा हो, आप 14,000 में बेच सकते हो, 15,000 में बेच सकते हो, 16,000 में बेच सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन बाइंग द शूज। से सपोज वो बंदा 16,000 में लेने के लिए रेडी हो गया, तो द मार्केट वैल्यू नाउ बिकम्स 16,000। अच्छा, पार वैल्यू कब होता, अगर वो बंदा 10,000 में ही बाय करता और बॉक्स पे भी 10,000 ही मेंशन था। तो दोनों फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ पार वैल्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। अभी जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, से सपोज देर आर फ्यू पीपल who want to buy stocks, but due to lack of understanding or lack of capital, they are not able to invest. However, if many such people come together, the pool of their capital might increase, and there could be someone who understand these things. So the money can be given to that person to invest. That is the entire concept of mutual funds, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर अपना पैसा इकट्ठा करके एक फंड मैनेजर या फंड हाउस को देते हैं, जो उनके पैसे मैनेज करते हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टर, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा जब कलेक्टिवली देखे तो इट बिकम्स अ साइजेबल अमाउंट। वो पैसा जो फंड मैनेजर होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और उस पे रिटर्न्स जो भी आते हैं वो कमा के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिटर्न करता है। अभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इसके अगेंस्ट क्या मिलता है, उनको शेयर्स नहीं मिलते हैं, दे गेट अ पार्ट ऑफ दैट पोर्टफोलियो, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। नाउ टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, द फर्स्ट वन बीइंग ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। अभी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, यू एज एन इन्वेस्टर कैन बाय और सेल द यूनिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मीनिंग, से सपोज HDFC म्यूचुअल फंड है, उसका कोई फंड है, से सपोज फ्लेक्सी कैप। अभी म्यूच आज मेरा मन किया कि मेरे को उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं आज उसमें ऑर्डर पंच इन करके उसको बाय कर सकता हूँ। से सपोज 10 दिन बाद मेरा मन किया कि अब मेरे को ये उतना ल्यूक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट लग नहीं रहा, तो मुझे सेल करके कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसी दिन ऑर्डर पंच इन करके उसको सेल कर सकता हूँ। अभी ऐसे म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, तो जो फंड हाउस होता है उसको रोज पर यूनिट कॉस्ट कितना है, जिसको हम म्यूचुअल फंड के केस में नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, और वी कॉल इट एज NAV, रोज कैलकुलेट करके देना पड़ता है, क्योंकि जो लोग बाय और सेल कर रहे हैं उनको एक प्राइस चाहिए ना, कि उस यूनिट का प्राइस कितना है, टू कैलकुलेट हाउ मच दे नीड टू इन्वेस्ट और हाउ मच दे आर गोइंग टू withdraw by selling those units which they hold. If you look at the features, as I've said, it is the first one being first entry or exit, because you can buy or sell at any moment. Second one is instant liquidity. The moment you decide, you can just sell those. Then third option being objective is to generate income. And the fourth one is fund manager have to be careful as investors can withdraw at any time. से सपोज यू आर फंड मैनेजर ऑफ अ फंड, और तुम प्लान करके चल रहे हो कि ये
एक शेयर है, ये अगले 3 महीने में 10% 20% राइज हो सकता है। अभी तुमने इन्वेस्ट किया ही था और 10 दिन होते ही जो इन्वेस्टर है वो सेल ऑर्डर डाल देता है, तो यू ऑल्सो हैव टू गो टू द मार्केट प्लेस एंड सेल दो शेयर्स एंड गिव द मनी बैक टू हिम। नो मैटर आपको प्रॉफिट हो रहा था लॉस हो रहा था, क्योंकि आपने तो 3 महीने का टाइम लाइन लेके चल रहे थे ना, लेकिन अभी तो 10 दिन में ही लिक्विडेट करना पड़ रहा है। So that is why the fund managers have to be very careful in these industries. Second one is the close-ended mutual fund. दिस इज मोर लाइक अ फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम एक्स फंड ला रहे हैं, और उसका जो सब्सक्रिप्शन का डेट है वो से सपोज 8 फेब से लेके 14 फेब तक है, तो आप बस उसी पीरियड में उसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो 5 साल का है तो आप 5 साल बाद ही कंपनी से उसको रिडीम करा सकते हैं। हाउएवर यू कैन सेल योर होल्डिंग्स टू अदर पीपल लाइक स्टॉक्स। तो ये भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होता है, लेकिन जो फंड हाउस है वो आपके लिए बाय और सेल कुछ नहीं करेगा। आपको पैसे मिलेंगे वो दूसरे किसी से मिलेंगे, rather than you going to the fund house and fund house selling their holdings and then giving you the money. You can sell your units to some other person and collect money from that person. If you look at the features of these close-ended funds, the first one is capital appreciation, obviously, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोच के फंड हाउस इसको इशू करता है। सेकंड वन, यूनिट्स आर पब्लिकली ट्रेडेड, क्योंकि यू डोंट गेट एन ऑप्शन टू surrender your units to the fund house and get money from them. So you, by default, you have to sell your units in the market. Third one being there is no necessity of maintaining liquidity. जो फंड हाउस होता है उसको अपने पास पैसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी सेल नहीं कर पाओगे जब तक टेन्योर पूरा नहीं होता। नाउ द थर्ड टाइप इज इनकम फंड्स। ये वाले फंड्स वैसे होते हैं जो आपको रेगुलरली इनकम जनरेट करके देंगे, जैसे कि हम बॉन्ड्स में देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम डिबेंचर्स में देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, और डेट में देखते हैं कि इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जनरली वो फंड्स होते हैं जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, सो दैट दे गेट इनफ्लोज at regular intervals. If you look at the features of the income funds, the first one being they give a regular income. The second one is the dividend or interest is paid on regular intervals to the unit holders. Third one is investment is made in securities like debentures, bonds, जहाँ पे हमारे को हाई रिटर्न और फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, रिस्क नहीं लेगा ना वो। देन द फोर्थ वन बीइंग इट इज बेस्ट सुटेड फॉर ओल्ड एंड रिटायर्ड पर्सन, क्योंकि उनको कैपिटल अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती। दे डोंट गेट सैलरी बाय दैट एज, so they are just looking for a inflow of money uh, to maintain their daily needs. The fourth one being growth funds. Growth funds वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन को टारगेट करते हैं, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन द क्लोज एंडेड फंड्स। If I look at features of these, the first one is it is aimed at capital appreciation. Second one, these are लाइक रिस्की बिकॉज ये हमेशा हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी आपको ग्रोथ चाहिए तो फिर आप उन्हीं स्टॉक्स को टारगेट करोगे जो आपको लग रहा है कि आज 5 रुपीज के हैं और आगे चल के 100 रुपीज, 500 रुपीज और 5000 रुपीज के हो सकते हैं। तो when you target high growth, you also take high risk. The third one is higher risk. Then the fourth one is it is best suited for salary and business personnel because they have other sources of inflows से सपोज सैलरी वाले को सैलरी आ रही है, बिजनेस वालों को दे आर गेटिंग प्रॉफिट्स, सो दे कैन वेट in these funds for a long time until unless these funds are able to generate capital appreciation. There are some other funds which are offshore and specialized funds. So offshore funds is basically you investing into foreign markets through the mutual fund, and specialized funds is जहाँ पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है। जनरली स्पेशलाइज्ड फंड्स आर हाई टिकट, मीनिंग द मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुड बी 10 लाख, 20 लाख,
or whatsoever. Then we also have taxation funds. So if you read section 80C of your income tax act, अगर आप इन्वेस्ट करते हो इनटू सर्टेन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आपके वो इनकम से रिड्यूस होता है एज पार्ट ऑफ द 80C डिडक्शन। तो यू सेव टैक्सेस ऑन दैट, बेसिकली टैक्सेशन फंड्स का ऑब्जेक्टिव वही है। देन वी हैव बैलेंस फंड्स। से सपोज आपको इक्विटी और डेट में बैलेंस मेंटेन करना है विथ योर इन्वेस्टमेंट, मीनिंग आपको अपना एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे फिक्स रिटर्न चाहिए, बट यू ऑल्सो वांट टू सी द ग्रोथ, तो यू नीड टू इन्वेस्ट into these balance funds. Now, the most important topic of this chapter is NAV, entry load and exit load. To talk about NAV, जैसे कि मैंने बोला, NAV stands for Net Asset Value. So basically ये आपके पर यूनिट का प्राइस है। आपने फंड हाउस को पैसे दिए, उसने आगे जाके शेयर्स में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और आपको फंड हाउस ने नंबर ऑफ यूनिट्स दिए, मीनिंग उसने जो पोर्टफोलियो बनाया उसमें से कुछ यूनिट आपका है। अभी उस यूनिट का प्राइस हर रोज चेंज होगा, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस हर रोज चेंज होते हैं। फंड हाउस के नजर से अगर देखें तो उन्हें अपना प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ता है, स्पेशली इन द केस ऑफ ओपन एंडेड फंड्स, क्योंकि लोग कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। हाउ इज एनएवी कैलकुलेटेड? तो जो फंड हाउस है वो अपने टोटल एसेट्स देखता है। फंड हाउस के एसेट क्या होते हैं? जो भी उसने शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे या दूसरे सर्टिफिकेट्स खरीदे। फंड हाउस के कुछ लाइबिलिटी भी होते हैं, दैट कैन बी, से सपोज उन्होंने स्टाफ की सैलरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो वो जो लाइबिलिटीज है, सो द डिनोमिनेटर हियर रिप्रेजेंट्स नेट एसेट विच इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, विच इज देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने जो इशू किए हैं वो। सो से सपोज मेरे पास 100 रुपीज के शेयर्स है, तो माई टोटल एसेट बिकम्स 100 एंड आई हैव अनपेड बिल्स ऑफ 10 रुपीज। तो मेरा जो नेट एसेट है दैट विल बिकम 100 - 10। अभी वो 100 - 10, जो 90 का मेरा नेट एसेट है, दैट आई नीड टू से सपोज डिवाइड बिटवीन 10 यूनिट्स। तो मेरा पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू कितना हुआ? 90 रुपीज अपॉन 10, विच इज 9 रुपीज। अभी the fund houses also has its expenses, so they apply fees while the investor is entering the fund, meaning he is buying the units, or exiting the fund, meaning he is selling those units. These are basically applied as a percentage. Say suppose मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया और there is entry load of 2%. So what will happen is I will give 100 rupees to the fund house. Fund house will deduct 2%, and the balance 98 rupees will be invested to generate returns. So if I look from the perspective of investor, he has invested 100 rupees. But if I look at fund house, they only bought the shares for 98 rupees after deducting their entry load. So in this scenario, I was buying the units. Now, if I decide to sell the units at some later point of time, and I say suppose sold the units at 150 rupees per unit, and the exit load is again 2%, so what will happen is the fund house will get 150 rupees by selling those shares. However, they will deduct 2%, that is 3 rupees from whatever they have generated, and they will give me back 147 rupees and not 150 rupees. So if I look at the entire scenario as a whole, what I invested is 100 rupees, what I got is 147 rupees.
I deducted entry load at the time of investment, and I deducted exit load at the time of withdrawal. So this is the most important aspect you need to consider while solving your questions. Pay attention whether it is entry load or exit load, because that will decide the return percentage. There are a few reinvestment options, meaning से सपोज मैं फंड मैनेजर हूँ, अभी मैंने मुझे किसी कंपनी ने जिसके शेयर्स मैंने लिए थे डिविडेंड दिया, तो मैं या तो उस डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर्स को पे कर सकता हूँ, फिर मुझे कंपनी में और ग्रोथ दिख रही है तो मैं वो पूरा पैसा इंस्टेड ऑफ गिविंग टू शेयर होल्डर्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट्स दे आर होल्डिंग, उस कंपनी के और शेयर्स ले सकता हूँ. तो इफ आई लुक एट द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर, देयर इज अ पे आउट ऑप्शन इन डिविडेंड. पे आउट मीनिंग म्यूचुअल फंड को जो भी डिविडेंड मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, वो उनको अपने यूनिट होल्डर को पे करना पड़ता है. देयर इज अ री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मीनिंग जब भी डिविडेंड मिला फंड मैनेजर को, वो उससे और शेयर्स खरीदेगा, और वो शेयर्स खरीदेगा तो फिर उसके यूनिट बढ़ेंगे, क्योंकि और पैसा आया, और वो यूनिट्स वो अपने एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स को उनके होल्डिंग्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो फिर जो यूनिट होल्डर्स थे उनके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द परचेज ऑफ न्यू शेयर्स फ्रॉम द डिविडेंड जनरेटेड बाय investments of the fund house. Same is the case for capital gain as well. There is a payout option wherein जो भी capital gain मेरे को generate हो रहा है as a fund manager, I will have to pay it to the unit holders, and there is a reinvestment option. Now, we'll talk about few theory topics. So the first one being problems in the mutual fund industry. Mutual fund industry, if you see, is not very matured in India right now. So there are few problems which they face. The first one being आरबीआई के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं इंडिया में. द सेकेंड वन इज ऑब्वियसली स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते या घटते हैं तो यू हैव इन्वेस्टेड इन दो स्टॉक्स अल्टीमेटली. आपका जो म्यूचुअल फंड के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगे या घटेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर द प्राइस ऑफ द शेयर्स, बिकॉज यू कैलकुलेट एनएवी बेस्ड ऑन दैट. देन देर इज lack of effective support from government, and then we also have Securities Exchange Board of India which imposes strict norms on these, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है. तो these regulators don't want the prices to be manipulated. Now, can the mutual fund industry grow? The answer is yes, but how? सो द फर्स्ट स्टेप बीइंग सेबी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है म्यूचुअल फंड, सही है, क्या एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आप लोगों ने. सेकंड वन इज शेयर्स जो अच्छे कंपनीज के हैं वो महंगे होते जा रहे हैं दिन पे दिन. तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं. एफडी और इंटरेस्ट के रेट इफ यू कंपेयर टू लाइक 10 years 15 years back, it has been reduced. So people are now preferring investing in mutual funds क्योंकि it is generating better returns. Then we saw that there are variety of products, so we can just invest depending upon our needs, whether we want a growth fund or a dividend fund. Then, if we look at the fifth point, it says there are tax concessions, which we saw earlier, ATC ka deduction. Now, the most popular mechanism of investing in mutual funds is SIP, which is Systematic Investment Plan. It is a disciplined way wherein the investor invests a fixed sum into the market at regular intervals, whether it is monthly, quarterly, just like how we have EMI. Every month you invest some amount into that,
Depending upon the NAV on that date, you will get the number of units. Now, what is the benefit? आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाता है। और सेकंड वन बीइंग, आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। To look at the benefits of SIP, it is disciplined saving because mostly it is automatically deducted from your account. Second one being flexibility. You can choose the amount you want to invest. You can choose the period you want to invest. Third one is long-term gains, obviously. And the fourth one being convenience. Whenever you want, you can sell that off. Now, we talked about ETFs a bit earlier. So basically, these are just the units which are traded on stock exchange. It is similar to close-ended funds, but they track an index or category of securities. Now, if you look at creation and redemption, it can only be done by authorized participants in large blocks. Exchange is in kind. Now, what are the key features? It can be traded intraday, like you can buy and sell the ETF within the same day. Then there is concept of limit orders, meaning you can decide the price at what you want to buy the ETF. Third one being it can be shorted, that is bought on margin, meaning you can sell the ETF in the morning and then buy it again if so. Say suppose you feel like the price of the ETF is going to fall. So in the morning it will be at higher price. So you can sell that in the morning and then you need to square off by day end. So you just buy those again at day end because the price has now fallen. So you buy it at a cheaper price and whatever is the difference, you retain it as a part of profit. एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है इसीलिए बहुत सारे लोग ETFs को प्रेफर करते हैं। टॉकिंग अबाउट सेबी regulations. So if you look at mutual fund industry in India, it's a three-tier structure, meaning people of three levels are involved. First one is the sponsor. So he is the person or company who kind of starts the mutual fund. He needs to have a minimum of 5 years track record, and out of that 5 years, also at least 3 years should be in profit. And whenever he issues or launches the mutual fund, he needs to have 40% stake in the asset management company. Second one being trustee. Trustee is basically someone appointed by sponsor to protect the interest of the investors. There should be minimum four trustees, and out of those four, two-third must be independent. That is, they should not be involved in the day-to-day operations of the mutual fund. The third one is asset management company. So the this is basically the fund house which manages the day-to-day operations of the mutual fund. A fund house in India needs to have minimum 10 crore net worth and 50% independent director. Now, mutual fund is regulated by multiple authorities. There are a few examples listed here. If you see, it is SEBI, RBI, Ministry of Finance, stock exchanges, and then this company law board, ROC, public trustee offices. If we talk about self-regulatory organizations, so these are basically market-driven bodies regulating the members under SEBI's oversight. So basically, these are the stock exchanges itself, which act as self-regulatory organizations. Then we have AMFI, which is Association of Mutual Funds in India. Basically, AMFI was established on 22nd of August 1995. It promotes ethical standards, investor awareness, and industry best practices.
Now, if we look at important functions which AMFI has to perform, first one is it has to maintain high professional and ethical standards in the because it's a question of money of multiple people. Then it has to promote best practices and code of conduct for the AMCs. It acts as a link between the industry and the SEBI because SEBI looks after the shares primarily, but through AMFI, they are also able to ensure that the prices are not being manipulated in the share market. Then AMFI represents the mutual fund industry before Government of India, RBI, and other authorities. Additionally, it also trains and the distributors so that they can sell the units through education and certification programs. Further, AMFI also conducts all India investor awareness programs. So all those ads you see which says that mutual fund sahi hai are run by AMFI. That's it for this chapter. We'll see you guys in next video.